Namaste friends, Jai Shri Ram. This is your Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your West Vista Analogy helping hand to get your degree, that is CA. Friends, today we are going to do one of the very boring topic for other, but for us it is very interesting topic and important topic. Name is, you can see, integrated reporting. फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम में मोस्टली 4-5 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसके लिए आपके मॉड्यूल में अराउंड 20-25 पेजेस दिए हुए हैं और कोई भी प्रैक्टिकल सम नहीं है. लोगों को ये बोला जाता है ये इंपोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक ऊपर से देख लेना, थोड़ा बहुत आ जाए तो कुछ लिख देना. लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा एक हिंट मिलती है. याद रखो, मनोज कैफर हमेशा कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप लोगों को एक हिंट को देख के आगे के कदम बढ़ा लेने चाहिए. जैसे फ्रेंड्स, आज से 2-3 साल पहले किसी को नहीं पता था कि जो IFRS है वो इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएंगे और इंडियास बन के हमारे सामने आ जाएंगे. जबकि 2010-2012 से उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन ICI के अंदर चल रहा था, थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन ICI के अंदर देते थे, लेकिन उनको को लोगों ने ध्यान नहीं दिया. अगर उस टाइम उन्होंने बेसिक सीख लिया होता तो अभी जो अचानक से IFRS या आप बोलो इंडियास जो आए हैं वो लोगों को बर्डन ना लगते. सेम वे जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है वो भी एक हिंट है कि आज भले इसका इंपोर्टेंस ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फ्यूचर है. जैसे IFRS इंडियास फ्यूचर है, वैसे ही इंटीग्रेटेड रिपोर्ट भी फ्यूचर है. ये आपको बहुत सारे जगह जब प्रैक्टिकल लाइफ में, इवन आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम कर रहे हैं उनको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग यूज करना पड़ता है, लेकिन फॉर स्टूडेंट ये नहीं सिखाया जाता है. इसके लिए इस टॉपिक को मैं इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बोलना चाहता हूं, भले वो 4-5 मार्क्स है, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस भी तो 20-25 ही हैं और आपका नेक्स्ट 25-30 मिनट में होने वाला है. सो आप ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है. और अगर आप रियल लाइफ में बिजनेस करना चाहते हो, रियल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बहुत ही हेल्प करेगा. ठीक है. सो सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. मैं भी हेडिंग बना देता हूं. ये देखिए, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. अपने एक नोटबुक के अंदर हेडिंग लिख दीजिए कि आखिर क्या है ऐसा जो सर इतना इंपोर्टेंट बोल रहे हैं और जो फ्यूचर है वो बोल रहे हैं. आज भले ना हो, बल्कि आज भी है, आज प्रैक्टिकल लाइफ में है, फ्यूचर स्टूडेंट लाइफ में भी आ जाएगा. बराबर. सो फ्रेंड्स, जैसा हम हर टॉपिक की बात करते हैं, स्टार्टिंग अराउंड 10-15 मिनट आपको मैं इसके बारे में बताने वाला हूं कि आखिर है क्या ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट में IR भी बोल सकते हैं आगे के लिए. तो आखिर IR होता क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? सो मेक द हेडिंग मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. फ्रेंड्स, एकदम अपने वर्ड्स में बोलूं तो एक ऐसी रिपोर्टिंग की जरूरत आज हर किसी को है जहां पर फाइनेंशियल डेटा तो हो ही. जैसे रिपोर्टिंग क्या होती है आप जानते हो. जैसे हम एनुअल रिपोर्ट देते हैं, ऑडिटर सर्टिफाइड होती है, आप जानते हो. वो एनुअल रिपोर्ट के बेस पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो इंडियन लोग कर सकते हैं, बट फॉरेनर लोगों का एनुअल रिपोर्ट के साथ में एक्स्ट्रा रिपोर्ट और चाहिए, दैट इज इंटीग्रल रिपोर्ट. ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है क्या कि जिसके अंदर एक्चुअली वो है जिसके वजह से बिजनेस ग्रो करेगा. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, अभी इसमें आ रहा हूं मैं, एक एग्जांपल बताता हूं. जैसे कि सपोज आज शेयर मार्केट है, कई लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं. आप देखना कई शेयर के भाव जो डिपेंड करते हैं, लोगों का मानना होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, उसका P&L कितना है, उसका नेट सेल्स कितना है, उस पर डिपेंड करते हैं. तो कई ऐसे शेयर हैं जिनकी प्रॉफिट, जिनका बैलेंस शीट, जिनका EPS ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी शेयर की प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है. किसी का बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन मार्केट वैल्यू बहुत कम है, किसी का बुक वैल्यू बहुत कम है बट मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है. क्यों? हमको समझ नहीं आता है. हम मार्केट में कई बार सर्च करने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों ऐसा हो रहा है.
तो इसका रीजन यही है फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये है जो हम लोगों को, जिस कंपनी की अच्छी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, जिस कंपनी ने अपना पूरा जो आप बोल सकते हैं अपने बारे में पूरा बताया है, उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता चलता है, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, और जब उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो ऑटोमेटिक भाव ज्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होता है जहां पर हम फाइनेंशियल डेटा से मेरा मतलब है कि हमारे पास जो है वो तो दिखाना ही है, लेकिन जो लोगों को नहीं दिख रहा है वो भी दिखाना है। हाँ, आपके माइंड में आएगा अच्छा मतलब आप इनटैंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हो। अरे इनटैंजिबल एसेट्स तो है ही। यहां पे उन्होंने 6 टाइप की कैपिटल बोली है। बोले एक बिजनेस में खाली फाइनेंशियल कैपिटल नहीं होती, जो हम कैपिटल अभी तक यूज कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। यू कैन से जहां पर हम सारा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उनको हम प्रेजेंट करते हैं, वो सारा डेटा तो एक है ही, वो एक डेटा है। इसके अलावा ओवरऑल तुम्हारी 6 टाइप की कैपिटल उन्होंने बताई है। वो कई 6 टाइप की कैपिटल के अंदर वो चीज हम दिखाई नहीं सकते, बैलेंस शीट के अंदर वो दिखाई नहीं सकते, हम हमारे पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर, उनको अलग से ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टेड के अंदर 2 टाइप की रिपोर्ट कवर होती है। यू कैन से एक फाइनेंशियल रिपोर्ट और दूसरी नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट। माने जो फाइनेंशियल नहीं है उसको भी रिपोर्ट दिखाना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे दोस्त होते हैं, दोस्त यार जिसको बोलते हैं ना, वो हमारी कैसी एसेट्स है। आप सोच सकते हो कि आज जहां दोस्त हमारा हेल्प कर देगा, जो हमारा काम कर देगा, वो बड़े बड़े हमारे बोलते हैं पैसा काम नहीं कर पाएगा, दैट ऑल यू नो। तो वो हमारी एक एसेट्स है। क्या हम हमारी बैलेंस शीट में उसको दिखाते हैं कि हमारा ये दोस्त है? नहीं दिखाते। तो उसको भी दिखाना है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बोलता है। आज हमारे कॉन्टैक्ट हैं, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, हम बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है हमारा, क्या उसको हम हमारी बुक्स में दिखा सकते हैं? हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट में उसको नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए पैसा होना जरूरी है, कैश या कैपिटल होना जरूरी है। बट नॉन फाइनेंशियल में कोई पैसा नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट हैं कि आज हमारा कोई भी काम रुकेगा नहीं। ये क्या है? ये भी हमारा एक पार्ट ऑफ बिजनेस है। तो सपोज करो आप आज कोई एक नया बिजनेस चालू करना चाहते, जैसे आपने सबने सुना होगा स्टार्टअप, मोदी जी ने स्टार्टअप चालू किया है। इसमें सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं हम स्टार्टअप चालू करें। स्टार्टअप है क्या? तो एक्चुअली है आप नया बिजनेस चालू करो, कुछ नया चालू करो, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। अब स्टार्टअप जब करना है तो आप क्या करोगे? स्टार्टअप के लिए एक प्रोजेक्ट बनाओगे। उस प्रोजेक्ट में क्या करोगे? आप बताओगे कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमारा कहां पे एसेट्स होगा, हम कहां ये परचेज करेंगे, कहां नहीं करेंगे, वो सब तो होगा। लेकिन इस बाद में आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा? मोदी साहब ने बोल रखा है आप स्टार्टअप का प्रोजेक्ट हमारे पास लेके आओ, हम आपको फंड देंगे। अगर उनके पास जाएंगे तो वो खाली इन सब बोल के कि हम लोग ऐसा कोई प्लांट लगाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, उन सब का एक वैल्यू है, लेकिन अदर हैंड में उनको ये भी देखना है कि ये है कौन, ऐरा गहरा आदमी है, किसकी कुछ वैल्यू है। तो वो जो वैल्यू है वो दिखाना ही बेसिकली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है। सो अगर आप स्टार्टअप में लॉन्च करना चाहते हो, अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हो, अपने फंड, अपने इन्वेस्टमेंट या अपना कोई ऐसा आइडिया जो तुम्हारे पास है, तो उस आइडिया को कैपिटलाइज करने के लिए आज तुम्हारा ये लेक्चर सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि यहां पर आपको एग्जैक्टली सिस्टम बताया जाएगा कि क्या इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आज कोई आदमी पैसा लगाने बैठा है तो डेफिनेटली वो अब पानी में पैसा नहीं लगाएगा। जब उसको दिखेगा कि हाँ इस बंदे पे पैसा लगाने से मेरे को 1 का 10 मिलने वाला है, तो ही वो लगाएगा, तो ही गवर्नमेंट हेल्प करेगी। तो उसके लिए आपको आपके सारे जैक, आपके सारे रिसोर्सेस, आपके सारे फ्रेंड्स, आपका नेचर कैसा है, आप कितना नेचर फ्रेंडली हो। जैसे आज कई बार एप्पल की बात आती है, एप्पल फोन, आईफोन की बात कर रहा हूं मैं। तो एप्पल ने बताया कि एक जंगल के जंगल खरीद लिया उसने, फॉरेस्ट खरीद लिया कई एकड़। क्यों? उसमें क्या जाके उसको फोन बनाने, वहां पे फोन उगाएगा वो। तो इसका मतलब क्या है कि उसने फॉरेस्ट खरीद के ये प्रूव किया कि मैं एनवायरमेंट फ्रेंडली हूं, मैं नहीं चाहता एनवायरमेंट के साथ कुछ हार्म हो। तो अगर कोई ऐसा एनवायरमेंट है जिसको हार्म किया जा रहा है, मैं उसको परचेज करके छोड़ दूंगा, जिससे मेरी प्रॉपर्टी हो गई है और अब उसको कोई हार्म नहीं करेगा। तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये भी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। वो ही चीज यहां दिखानी है, जिससे क्या होगा, एप्पल का गुडविल एकदम टॉप में पहुंच गया। आप बोलोगे सर गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं? नहीं, ये एक अलग ही चीज है, ये ऐसी चीज है जहां पर सब चीज कवर की जाती है। तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड
रिपोर्टिंग का पर्पज यही है कि तुम्हारे पास जो है वो सब दिखा दीजिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम हॉल में खाली एग्जामर आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को, आपके प्रेजेंटेशन को, आपका किस लेवल का आईक्यू है उसको, वो सब चेक कर रहा है। सेम वे यहां पर भी आपको आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ दिखाना है। फाइनेंशियल यानी जो कैश में नापा जा सकता है, जिसको फाइनेंशियल टर्म में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल जिसको हम फाइनेंशियल टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आज किसी को तुमको कोई आपको ऐसे ही झगड़ा करे तो आप नहीं बोलते आप जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं। आप दिल्ली के अंदर चले जाते, दिल्ली में 90% जगह कहीं झगड़ा हो जाता, सबसे पहले बोलता तो जानता है मैं किसका बेटा हूं। तो वो क्या है, वो भी एक उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। भाई मैं एक नेता का बेटा हूं, भाई मैं एक कोई बड़ा अफसर का नेता बेटा हूं, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो बोलने का मतलब आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। यही इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, क्योंकि इंटीग्रेटेड मतलब डिटेल में रिपोर्टिंग करना इज नोन एज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ओके, अब चूंकि मैं बोलता हूं कि जो वर्ड बोले हैं उनको अप्लाई करना भी जरूरी है, सो मैं थोड़ा थोड़ा आपको लिखाता हूं कि एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होता क्या है। ओके, लिखिए मीनिंग। एज नेम सोच, इंटीग्रेटेड that is in detail analysis of report is known as integrated report. It can be include following two type of record। क्या क्या? फाइनेंशियल रिपोर्ट, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट, वेयर वी कैन यूज अमाउंट, मतलब हम कुछ दिखा सकते हैं। वेयर एग्जैक्ट अमाउंट कैन नॉट यूज। बराबर, आगे लिखेंगे। बेसिकली इट्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन where we have to report not only financial transaction like we see in existing system, but also present non-financial thing like how our business grow in future, what is our future planning, who is our key person, how our fund get affected by गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जो फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं एफटीआर, उन लोगों को एफटीआई, उन लोगों को लोग बोलते हैं कि वो जब ही आते हैं जब उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट दिखती है, एक ऐसा फ्यूचर दिखता है जहां पर कोई उनका पैसा डूबेगा नहीं, तो वो एक फैक्टर है। तो कैसे एक फैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे बिजनेस को कर रही है, वो भी हमारा एक फैक्टर हमको दिखाने का है, क्योंकि उससे भी हमारे जो फंड होगा या हमारा जो बिजनेस होगा उसमें फर्क पड़ेगा।
बराबर। हाउ इज अवर रिलेशनशिप इन द मार्केट एंड इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर हमारा रिलेशनशिप कैसा है, एम्प्लॉय के साथ हमारा कांटेक्ट कैसे हैं, क्या हमारे एम्प्लॉय अगेंस्ट में रहते हैं कि फेवर में रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आज कई बार बोलते हैं कि कोई भी कितना बड़ा आदमी है, उसका अगर अच्छे से आपको जानना है तो उसके ड्राइवर से पूछो कि वो कैसा आदमी है, वो आपको ज्यादा अच्छा बताएगा उस आदमी के बारे में। उसके जो घर पे सिक्योरिटी है या जो सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी में जो अपना सिक्योरिटी है या जो वॉचमैन जिसको बोलते हैं या वहां का जो लोकल आदमी है, उससे पूछो वो कौन है। तो वो क्या है, वो भी एक आपकी प्रॉपर्टी है, वो भी एक आपका असेट्स है। अगर वो आपको अच्छा बोलते हैं, वो बोलते हैं नहीं भाई हमारा मालिक से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है, हाँ? तो वो भी एक क्या है, आपकी असेट्स है। उसको भी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में आपको दिखाना होता है कि देखो हमारा ड्राइवर जो है इतना ऑनेस्ट है कि आप उसको लालच भी दो तो भी वो बोलेगा नहीं भाई मैं अपने मालिक के साथ ही रहूंगा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है या मेरा जो सपोज बॉडी गार्ड है वो इतना ऑनेस्ट है या वो इतना अच्छा है या मेरे वो व्यवहार से इतना खुश है कि वो कहीं और जाने की कोशिश नहीं करता है। तो वो भी एक क्या है, हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हाँ? आज कई लोग सलमान खान को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन है इसका, ये इसका अलग ही पहचान है, तो उसका एक अलग ही कुछ वैल्यू होती है। जैसे कई बार बोलते हैं कि अपने वो वॉच अपना जो गार्ड है या जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको हमेशा अपने साथ रखता है, या उसने जब एक कोई गार्ड मूवी बनाई थी उसमें उसने उसका ही टैग लिया, जबकि लोगों ने उसको ऑफर किया था करोड़ रुपए दे देंगे तेरे को, लेकिन उसने नहीं लिया। तो ये क्या है, ये एक छोटी अमाउंट है लेकिन उससे उसकी एक रेपुटेशन बनी है। तो बोलने का मतलब हर एक जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो आप फाइनेंशियल टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो लेकिन वो है, उसके वजह से तुम्हारी एक एक्स्ट्रा वैल्यू हो रही है, वो एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर दिखाना होता है, बराबर। आगे लिखेंगे इन द बिजनेस योर कॉन्टैक्ट, ये भी इसके अंदर आता है। जैक जिसको बोलते हैं, भाई हमारा क्या जैक है, क्या हम कर सकते हैं, हाँ? इसके अलावा आपका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड या पॉलिटिशियन सपोर्ट, वो भी इसके अंदर आएगा, पॉलिटिकल सपोर्ट एक्सेप्ट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें आपके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रही है। आप जरा ध्यान से देखना, अगर आप शेयर मार्केट को वॉच करते हो तो कई शेयर ऐसे हैं जिनकी एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी शेयर एकदम बूस्ट है, हवा में है। उनका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो बहुत कम है लेकिन फिर भी मार्केट वैल्यू बहुत तगड़ी है। तो इसका रीजन यही सब चीजें हैं जो एक्चुअली रिपोर्ट में दिखाना चाहिए, लेकिन उनको जो एक्सपर्ट होते हैं वो पहचान लेते हैं, अरे इसका ये अच्छा है, इसका ये जैक है। लेकिन अगर उसको हमारी रिपोर्ट में ही दिखाया जाए तो हर कोई पहचान पाएगा ना यार ऐसा। तो क्या होगा, हमको भी पता चलेगा कौन सी कंपनी अच्छी है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो इसके लिए ये फ्यूचर है। अभी उन्होंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बट मैं चाहूंगा कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट जल्दी से बना के दे। हालांकि मैं चाहूं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ले सकता हूं, लेकिन मैं एग्जाम ओरिएंटेड जाता हूं और वहां पे एग्जाम में हमको पता है कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि आपके मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए नहीं है। खाली टेस्ट और नॉलेज में 3 क्वेश्चन दिए छोटे छोटे, और कुछ उन्होंने दिमाग नहीं लगवाया है, बराबर है। सो बेसिकली ये सब चीजें इंटीमेट कर रही हैं कि आपकी जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है वहां पे ये सब मेंशन करना है। आपको फाइनेंशियल तो दिखाना ही है, नॉन फाइनेंशियल भी दिखाना है। ओके, नाउ आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग it has divided its capital in following 6 पार्ट। ये मैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही ले रहा हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिटेल क्या क्या बोलना चाहता है, क्या क्या प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है, क्या क्या बिजनेस हमारा हो सकता है, राइट। सो इसने कैपिटल को 6 हिस्से में बांटा है और कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाता है कि आप बताइए कौन कौन सी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर 6 टाइप की कैपिटल होती है। हालांकि रिपोर्टिंग में क्या क्या कंटेंट्स आएंगे उसको हम सेपरेट लिखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं इंट्रोडक्शन के अंदर कि हमारी क्या क्या इंटरेक्चुअल अपना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में हम दिखा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर शो कर सकते हैं, राइट। सो उसके अंदर सबसे पहले आता है फाइनेंशियल कैपिटल, FINANCIAL
CIA, फाइनेंशियल कैपिटल। इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड ऑफ कैपिटल। माने आपने फंड कहां कहां से लिया है। आपको याद है ना, सोर्स ऑफ फंड हम लोग जब आईपीसीसी के अंदर एफए में पढ़ते थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। सो जो कैपिटल स्ट्रक्चर हम पढ़ते थे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर ही फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब है। माने हमारा कितना डेब्ट से लिया हुआ कैपिटल है, कितना इक्विटी से लिया हुआ कैपिटल है, कितना गवर्नमेंट ग्रांट से मिला है, वो भी लेने का है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू पैसा मिला है तो वो भी एक फैक्टर है। हो सकता है तुम्हारा गवर्नमेंट ग्रांट से मिलके आपने सोचा होगा कि भाई हम तो मजे करेंगे, क्या बिजनेस, तो कोई आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। भले आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा बिजनेस है, आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखा रहा है, लेकिन उनको पता है कि गवर्नमेंट से पैसा लेके रखा है। हो सकता है गवर्नमेंट का कोई दामाद हो या कोई ऐसा हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझदार लोग हो, मानते हैं। लेकिन बोलने का मतलब, वो जो प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट का भी मेंशन करना है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचने से मुनाफा कमाया है, आपको कोई एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपने किया था लेकिन उससे बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, वहां से आप पैसा लेके आए हो, तो वो भी आपको दिखाना है। एनी गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो वो बोलते हैं कि आपके जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टेड है उसका एक छोटा सा पार्ट है कैपिटल। उस कैपिटल के अंदर तुमको फाइनेंशियल कैपिटल को दिखाने का है, बराबर। दूसरा आता है फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल या मैन्युफैक्चर कैपिटल। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। मींस हमने फंड को कहां कहां अप्लाई किया है। तो आपको आपके ऑल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंड एस बोलो 16 या फिर AS 10 के हिसाब से सारा का सारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। सो कहां कहां आपने पैसा लगा रखा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड कहां कहां कर रखा है। सो ऑल PPA के नाम बता दीजिए, लाइक बिल्डिंग कितनी ली है, प्लांट कितना लिया है, इक्विपमेंट कितने लिए हैं, उनकी क्या लाइफ है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, बराबर। सो ये सेकंड हो गया। नाउ थर्ड, इंटरएक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरएक्चुअल कैपिटल। इंटरएक्चुअल कैपिटल, ये इंटरएक्चुअल कैपिटल क्या होता है? सो इसका मतलब है कि हम लोग कोई ऐसी एसेट्स हमारे पास है जिसको हम इंटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो ऑल इंटैंजिबल एसेट्स, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब क्या है, हमारी एक कॉपीराइट एसेट्स हैं। अगर कोई हमारा स्पेसिफिक नो हाउस है, नो हाउ, और एनीथिंग which is cover under intangible assets, जो इंटेंजिबल एसेट्स का इंडेक्स हमने पढ़ के रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आता है वो इंटरेक्चुअल कैपिटल में डाला जा सकता है। ओके, फिर फोर्थ आता है फ्रेंड्स ह्यूमन कैपिटल। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास लोग हैं करने वाले, वो कैसे हैं उस पर भी तुम्हारा डिपेंड करे। जैसे तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, जैसे कई लोगों ने, एक्सपर्ट ने बोला है कि कोई बंदा कैसा है, अगर आपको थोड़ा उसको बताए बिना बताना है, जानना है उसके बारे में, तो उसके दोस्तों से मिलो, उसके दोस्तों का बैकग्राउंड पता लगाओ, तो आपको पता चलेगा तुम्हारा दोस्त कैसा होगा। जैसे अभी आप सब लोगों ने बताया आपको सुशांत सिंह राजपूत, ही इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसका जो संगत थी, उसका जो दोस्त थे, वो ऐसे हो गए जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा, राइट। सो ह्यूमन कैपिटल भी हमारा एक बहुत बड़ा एसेट्स होता है, जहां पर हमको बताना है कि हमारे की पर्सन कौन कौन है। आप चाहो तो अपने CEO, CFO, इन सब के नाम मेंशन कर सकते हो। आपके पास किस टाइप की स्पेसिफाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, कोई स्पेशलाइजेशन इन एनी वर्क
जैसे कि कोई पर्टिकुलर काम यही कर सकता है, तो ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन वर्क तुम्हारे पास है तो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे अभी कृष्णा चालू है, मैं कृष्णा देखता हूं, जय श्री कृष्णा जो आता है, तो वहां पर आप देखते हो कि किसी के पास पर्टिकुलर वो धृतराष्ट्र जो अंधा है, राजा है, लेकिन उसके पास ऐसे लोग हैं जिसके वजह से उस पर कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करता है, जैसे विष्णु पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। सो ये लोग जो हैं वो क्या हैं, इसके की मैन पर्सन हैं। सो ये लोगों को भी उसको दिखाना चाहिए कि भाई मेरी एसेट्स के अंदर ये लोग भी हैं। अब भले उनको कोई बेच नहीं सकता है, उनको हम क्या वैल्यू लगाएंगे, क्या धृतराष्ट्र जी की वैल्यू लगाओगे आप, क्या गुरु द्रोणाचार्य की वैल्यू लगाओगे आप, तो वो कैसा है कि वी कैन नॉट वैल्यू देम बट इट इज अवर प्रॉपर्टी, क्योंकि बिकॉज ऑफ देम नो वन कैन टच अस। ऐसे अगर हमारे बिजनेस के अंदर कोई ऐसे कीमैन पर्सन हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर कैपिटल के अंदर दिखाना है। क्योंकि ये रिपोर्ट में क्या चीजें आएंगी, तो अराउंड 8 चीज आपको इसमें आनी है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, 8 चीजें आएंगी, मैं आपको भी रीड करवाऊंगा वो। लेकिन उनसे पहले आपको जानना है कि 8 चीजों के अंदर एक चीज आएगी, वो आएगी कैपिटल। और उस कैपिटल के अंदर तुमको 6 टाइप की कैपिटल दिखानी है, जिसमें सबसे पहले आपने दिखाया फाइनेंशियल कैपिटल, दूसरा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, थर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जहां पे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं सारे, फिर ह्यूमन कैपिटल, हमारे जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए कैसा काम कर रहे हैं, वो हमारे कितने लोग हैं, कितना हमारा टीम है जो हमारे लिए मरने मिटने को तैयार है। आज धीरूभाई अंबानी के साथ में जो लोग थे, यू कांट बिलीव फ्रेंड्स, अकेले धीरूभाई अंबानी चाहते तो शायद कभी इतना नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग थे, उनके एक इशारे पे उन पे जान देने को नौछावर थे, उनके लिए सब तरीके से करने को रेडी थे, उनके वजह से वो आगे बढ़े। तो वो भी हमको यहां दिखाना है, बराबर। फिर आता है फ्रेंड्स फिफ्थ, आपका सोशल एंड रिलेशनशिप। सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। सोशल रिलेशनशिप कैपिटल से मतलब क्या है कि हम लोग सोसाइटी में, हम लोग मार्केट में, हमारी क्या रेपुटेशन है, ये प्योर नॉन फाइनेंशियल है। हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे मार्केट में कांटेक्ट कैसे हैं, हम किसके लोगों के साथ बैठते उठते हैं, वो भी आपको यहां मेंशन करना है, आपको बताना है। जैसे आप देखो कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग बता देते हैं कि भाई हम लोग सपोज शिवसेना के आदमी हैं, हम लोग बीजेपी के आदमी हैं, या सपोज कोई पर्टिकुलर बड़े नेता या सीएम के साथ हमारा कांटेक्ट है, तो ये क्या है, ये एक इंटीमेशन है सामने वाले के लिए कि देखो भाई ये बंदा कोई ऐसा नहीं है आलतू फालतू, इसके पास ऐसी कांटेक्ट है, ऐसी चीजें हैं। तो सोशल एंड रिलेशनशिप आपको यहां पर दिखाना जरूरी है, बराबर। सो उसके अंदर जो भी तुम्हारे जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड योर जैक, योर ह्यूमन रिसोर्स, आप बोल सकते हो आपके रिलेशनशिप विद द अदर थिंग, जो आपके सप्लायर हैं, आपके जो कस्टमर हैं, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है, आप कैसे रिलेशन डील करते हो। ऐसा नहीं कि कस्टमर एक बार आया दोबारा कभी नहीं आएगा, आपका एक बार आने पर दोबारा आने को फटाक से रेडी होता है, तो ऐसी चीजें भी आपको दिखानी है, बराबर। फिर आता है फ्रेंड्स लास्ट, नेचुरल कैपिटल। ये भी हमारी एक असेट्स होती है कि हमारे आजू बाजू में क्या एनवायरमेंट है। जैसे अभी मैं एक स्टॉक ऑडिट पे गया था, अभी मतलब लॉकडाउन से पहले, तो वहां पर ये जो एनवायरमेंट है वो उन्होंने इतना नेचर ऐसा बना रखा था कि ऑफिस जो है उनका केमिकल का बिजनेस था, जो डिफरेंट टाइप के केमिकल बनाते हैं, और प्लस वो कुछ एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाते थे जो कि आप बोल सकते हो जैसे वो होता ना कि पुलिस वाले कई बार चेक कर रहे होते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं है, तो वो एक वो मशीन डालते हैं, तो वो सेंसर मशीन जैसा कुछ बनाते हैं। तो उनके यहाँ पर ऑफिस के लिए एक्चुअली एरिया है, जो ऑफिस का एरिया होगा मेरे ख्याल से 5000 स्क्वायर फीट का होगा, लेकिन उन्होंने जगह लेकर रखी है 50,000 स्क्वायर फीट। अभी 5000 स्क्वायर फीट में ऑफिस बना हुआ है, तो 50,000 स्क्वायर फीट का क्या काम है। तो उन्होंने पूरा इतना नेचर बना रखा है, इतना ऐसा एनवायरमेंट बना रखा है कि बंदा जब भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि केमिकल का हो सकता है, प्रदूषण भी होता है और थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है आदमी का माइंड, और जो उसके अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो नेचर ऐसा है कि बाहर आते ही उसका ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में आ गया हूं। सो आपका
नेचुरल कैपिटल कितना है, आप वाटर को कैसे यूज करते हो, आपका उसके लिए थिंकिंग कैसा है, क्या आप नेचर फ्रेंडली हो या फिर आप नेचर के अगेंस्ट में हो, पेड़ों को काटते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये सब फैक्टर भी जरूरत होने वाला है, क्योंकि आज हमको अगर एनवायरमेंट को ठीक नहीं रख पाएंगे, अपन नेचर को ठीक नहीं रख पाएंगे, तो फिर हम फ्यूचर में हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आर यू अंडरस्टूड? सो इसके लिए नेचुरल कैपिटल का भी हमको पता लगाना जरूरी है, उसका भी हमको इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना जरूरी है कि हमारे पास कितना पानी आता है, कितना हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, कितना हमारे पास रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, कितना हम लोग इन रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, कितना हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर हो जाता है। जैसे अभी कहीं हमारे मुंबई के अंदर एक हमारे बाजू में ही कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर उनका जो पानी आता है वो पानी एक बार टंकी भर गया ऊपर से फैलता रहता है, क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है। कुछ सोसाइटी हो तो समझे वो कॉमर्शियल है, तो हम लोगों ने उसकी कंप्लेन कर दी बीएमसी में, तो बीएमसी वालों ने उसका पानी कट कर दिया। अभी उन्होंने बोला तुमको कितना पानी जरूरत पड़ती है, तो सब लोगों को 30,000 लीटर पानी आता है, लेकिन आप कॉमर्शियल नहीं, आपको कॉमर्शियल है, आपको तो थोड़ा बहुत दिन में यूज होता है वाटर का, वो तो कोई ज्यादा है नहीं, तो उनको अभी 5,000 लीटर ही पानी दिया जाएगा खाली। तो वो कैसा है, वो पानी वेस्टेज कर रहे थे, तो उसका अपन इंटीमेशन किया बीएमसी वालों को, तो बीएमसी वालों ने उस पर एक्शन लिया और उन्होंने पानी 25,000 लीटर पानी की सेविंग कर ली। सो वैसे ही आप कितने नेचर फ्रेंडली हो, कहीं आप वेस्टेज तो नहीं कर रहे, खुद भी वेस्टेज नहीं कर रहे, दूसरों को भी वेस्टेज नहीं करने दे रहे हो। सो ऐसी चीजों के बारे में डिटेल बताना ये आपके कैपिटल के अंदर आता है। एंड फ्रेंड्स, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही बात का आएगा कि 6 टाइप की जो कैपिटल है उनका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला कौन सा है, फाइनेंशियल कैपिटल, यहां पर हम लोग सोर्स ऑफ फंड का बताएंगे, कहां कहां से फंड लिया है। दूसरा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, कहां कहां हमने फंड को अप्लाई किया है। तीसरा इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब इंटेंजिबल एसेट्स के जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजों के बारे में। फोर्थ ह्यूमन कैपिटल, हमारे पास लोग कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे लोगों के साथ हमारी संगत है, क्या हमारे आप बोल सकते हो लोग हैं हमारे पास काम करने वाले, जैसे किसी के बारे में जानना है तो जैसे मैंने बताया ना आपको, उसके ड्राइवर से पूछो, उसके सिक्योरिटी गार्ड से पूछो वो कैसा है, अगर वो खुश है मतलब वो बंदा अच्छा है। तो ये सब चीजों पर भी हमको फोकस करना है। फिर फिफ्थ आता है सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, आपका सोशल में कैसा है, आपका जैसे सीएसआर होता है, आपको पता हो तो सोशल एक्टिविटी करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर आप सीएसआर का भी रेफरेंस डाल सकते हो। जैसे आज देखोगे तो WIRC जो हमारी सी इंस्टीट्यूट है, या जो मेन सेंट्रल सी इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल जो ICI है, वो भी इस फैक्टर पे बहुत वर्क कर रही है, क्योंकि अब सब लोगों को कंपलसरी हो गया है CSR एक्टिविटी करना, तो वो खुद नहीं कर पाते तो ICI उनसे पैसा लेता है और वो फंड को अपने CSR एक्टिविटी में लगाता है। तो ये CSR एक्टिविटी लगाना भी हमारा एक बड़ा काम है। तो CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसके लिए भी हमको सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल के अंदर डाला जा सकता है। बराबर, इसका चैप्टर भी है, जो चैप्टर हम सेपरेटली करेंगे, बट ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी इसी सोशल रिलेशनशिप कैपिटल के अंदर आती है। बराबर। फिर आता है फ्रेंड्स नेचुरल कैपिटल, जिसके अंदर हम हमारे नेचुरल मिनरल और ये सब जो चीज है उनको शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का मतलब, और ये जो मीनिंग है वो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये सब चीजों में फाइनेंशियल टर्म तो आ ही रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल टर्म भी आ रहे हैं, उन सबको शो करना, उन सबको प्रॉपर वे में अरेंज करना इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि गाइडेंस फॉर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये गाइडेंस क्या है? तो फ्रेंड्स, उन्होंने मेन फोकस किया है कि गाइडेंस के लिए आप लोगों को वो सब फैक्टर कवर करने हैं जो आपके बिजनेस के अंदर चल रहे हैं और डिटेल में बताने हैं। तो गाइडेंस के लिए इन्होंने इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा एक चार्ट बना के दिया है, वैसा ही चार्ट आप बना देना। मैं आपको वो चार्ट खाली दिखा देता हूं सो दैट आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, ये आपको स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन देना है। बराबर, ये आप देख सकते हैं यहां पर गाइडेंस प्रिंसिपल फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। राइट, सो ये जो गाइडेंस है यही हमको
अच्छे से जानना है कि इसमें क्या क्या हम दिखा सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने एकदम सिस्टमेटिक वे बताया है कि स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन होना चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप होना चाहिए, मटेरियलिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए, रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटेंस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, राइट। रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। फिर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और कंपेरेबल भी रहे कि हम देखो इसके कंपेयर ये भी अच्छा कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, बराबर। सो ये आप बोल सकते हो गाइडेंस प्रिंसिपल फॉर द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, राइट। अब इसमें कंटेंट क्या क्या होने चाहिए, तो 8 कंटेंट आपको मैंने बताए गए हैं, वो मैं आपको कंटेंट और दिखा देता हूं सो दैट आपका वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ये 9 पॉइंट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, कंटेंट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग के अंदर हमको दिखाना क्या क्या है। सो मेन कंटेंट 8 होते हैं फ्रेंड्स, इंक्लूड 8 कंटेंट्स, ठीक है। ये 8 कंटेंट के नाम आप खाली लिख लेना, जिससे ये नाम जो हैं उनके ऊपर कई बार एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। सो वो जैसे अभी मैंने बोला ना, कैपिटल भी एक कंटेंट है, तो कैपिटल के अंदर हमारे जो 6 कैपिटल हमने लिखे हैं वो हमारा मेन लॉजिक था जानने के लिए कि क्या होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, लेकिन वो 8 के अंदर एक पार्ट है, माने वो 8 पॉइंट में से एक पॉइंट है, आप समझ गए। सो सबसे पहले उसने क्या बोला है, ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट आपको बताना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है आपको मेन की क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट है जो रिपोर्ट के अंदर दिखाना है। मतलब आपको अगर सपोज स्टार्टअप करना है, आप अपने प्रोजेक्ट को लेके किसी इन्वेस्टर के सामने जा रहे हो जो आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, आपके लिए पैसा खर्चा करे, तो आप उसको ये डेफिनेटली पूछोगे कि आपको वो आपसे चाहेगा डेफिनेटली कि आप उसको इन सब चीजों के बारे में बताओ। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। फिर सेकंड पॉइंट, गवर्नेंस, ये हमारा हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर सपोर्ट इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। माने हम लोगों को शॉर्ट में, मीडियम और लॉन्ग टर्म में हमारी जो गवर्नेंस है, जो हमारे प्लान हैं वो कैसे हैं, उनके बारे में बताना है हमको जरूरी है कि शॉर्ट में क्या है, लॉन्ग में क्या है और आगे के लिए क्या है। फिर बिजनेस मॉडल आपको पता है, बिजनेस इंक्लूड 3 थिंग, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के बारे में आपको डिटेल बतानी है कि हम क्या बिजनेस करेंगे, कैसे का आउटपुट करेंगे, क्या काम करेंगे, उन सब के बारे में आपको बताना जरूरी है, तो वो कंटेंट रहेंगे उसके। फिर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, हमारी क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इन्वेस्टर को क्या क्या रिस्क हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो इन्वेस्टर चाहता है कि यहां पर मेरा पैसा फंस सकता है, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम बिजनेस को और ऊपर लेके जा सकते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। फिर स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज अलोकेशन, हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, हम अपने रिसोर्सेज को अलोकेशन कैसे करने वाले हैं, किसमें कितना फंड लगाने वाले हैं। जैसे जब बिजनेस का बजट, गवर्नमेंट जब बजट बनाती है अपना, तो पैसा कहां कहां लगाना है, ऐसे सब स्ट्रेटेजी बनाती है, वैसी स्ट्रेटेजी हमारी भी होनी चाहिए। फिर परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, तो टू व्हाट एक्सटेंट हैज द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्ट्रेटेजी objective for the period and what are the outcome in terms of effect on the capitals। तो वो हमारे क्या क्या परफॉर्मेंस, उसके आउटपुट आएंगे, वो सब हमको बताना जरूरी है। फिर आउटलुक क्या है, what challenges and uncertainty is the organization likely to be encounter in pursuing its strategy and what are the potential implications for its business model and future performance। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको उसको बताना है। एंड लास्ट पॉइंट है बेसिक ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन का क्या होना चाहिए, तो हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द मटेरियल इंक्लूड इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड हाउ आर सच मटेरियल क्वांटिटीज और एवेल्युएटेड, मतलब मटेरियल इफेक्ट को हमको डिस्क्लोज करना जरूरी है, तो उनको कैसे दिखाना है, उन सब चीजों के बारे में आपको मेंशन करना है, बराबर है। सो ये 8 कंटेंट्स हो गए जो आपको दिखाने हैं। नाउ आता है डिस्क्लोज।
तो डिस्क्लोजर के अंदर हमारी कैपिटल जो 6 पार्ट की है वो भी हमको डिस्क्लोज करना है, जो कि यहाँ पर जनरल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस करके दिया हुआ है, उसके अंदर वो मेंशन है। मैं आपको जो बता रहा था ना कि 6 टाइप की जो कैपिटल होती है तो उसको डिस्क्लोज करके आपको दिखाना है। आपको जो अपने रिपोर्ट है उसके अंदर डिस्क्लोज करके आपको 6 टाइप की कैपिटल देना है। तो जनरल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस में उन्होंने लिखा है डिस्कस द मटेरियल फैक्ट, डिस्कस द अबाउट कैपिटल। ये आपके जो 6 टाइप की कैपिटल उनके बारे में आप उसको बताइए। फिर टाइम फ्रेम्स टू शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एंड एग्रीगेट द डिसएग्रीगेशन, बराबर। तो ये सब हमारे जनरल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस हैं जो हमको दिखाने चाहिए हमारे रिपोर्ट के अंदर। आप बोल सकते हो डिस्क्लोज करना चाहिए। तो ये डिस्क्लोज वाले पार्ट हो गए, वो कंटेंट वाले पार्ट हो गए। तो 8 कंटेंट आपको लिखने हैं आपके फेयर नोटबुक में, ठीक है। आपको जो जनरल गाइडलाइंस फॉर द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए हमने जो लिखे थे अराउंड 6 पॉइंट है वो भी आपको एक बार फेयर में लिखना है, पॉइंट पॉइंट मैन लिख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये स्पेशली इसका बोर्ड है जिसने ये सब बनाया है, तो उस बोर्ड का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, लुकिंग एट द रोल ऑफ वाइडर रिपोर्टिंग। तो वो भी अब इसके ऊपर आ गया है, क्योंकि 2010 से आप देखोगे ये सिस्टम चालू हुआ था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, जिसपे अभी सब बोर्ड आगे होके बोल रहे हैं कि हाँ ये सब चीजों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है। और यही चीजें होती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को एकदम अलग लगती हैं। क्योंकि क्या है, हम सीख तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट पूरा लेते हैं, जो हम एनुअल रिपोर्ट देखते हैं या मेनली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, और जो बाकी के नोट टू अकाउंट, या फिर आप बोलो जो हमारे शेड्यूल 3 में जो 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट स्टेटमेंट, इन सबको तो हम देख लेते हैं, लेकिन इसके साथ में इन सबको देखना भी जरूरी है कि ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमने 6 टाइप की कैपिटल बात किया, तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको भी हमको शो करना जरूरी है। तो इसके लिए सब बोर्ड इसमें आ रहा है और ये सब आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये IASB बोर्ड जो है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। इवन सेबी ने भी अभी आप देखोगे तो अराउंड 500 कंपनियों के लिए मैंडेटरी कर दिया है, जो कि जो सर्कुलर नंबर सेबी का SEB, ये देखो सेबी का सर्कुलर नंबर आपको मैं दिखा देता हूं, ये सेबी का सर्कुलर नंबर है, जिसके अकॉर्डिंग February 6, 2017 को मोर देन 500 कंपनी, टॉप 500 कंपनीज आर एडवाइज टू मेक कंपलसरी। अभी तक ये कंपलसरी नहीं था, आपको मैं बता देता हूं। ये जो रिपोर्ट है इट्स नॉट कंपलसरी टू प्रिपेयर येट, सब्जेक्ट टू जो सेबी ने 500 टॉप कंपनियों को लिया हुआ, उनको छोड़ के किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। अभी ये बनाना चाहो तो आपके ऊपर है, बट इसको बनाने से आपकी कंपनी की रेपुटेशन अलग ही लेवल की हो जाएगी, क्योंकि आप सब कुछ खुला होकर बता रहे हो कंपनी के बारे में कि भाई ऐसा है हमारी कंपनी, बराबर है। सो सेबी ने अभी तक 500 जो कंपनियां हैं उनके बारे में ये बता दिया है कि भाई ये कंपनियां हमारी ये हैं, और इनके हिसाब से इनको मैंडेटरी बना दिया है, राइट। सो आप ये भी एक देख सकते हो, छोटा सा रेगुलेशन है जो दिया हुआ है, राइट। इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, 22 पेज का था। और अब आते हैं टेस्ट नॉलेज के 3 क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और इन तीनों क्वेश्चन का शायद डिस्कशन हमने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कर लिया होगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन सो दैट आपको क्लियरिटी आ जाएगी। स्टेट द कैटेगरीज डिफाइंड इन द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर कैपिटल। ये देखिए, फॉर कैपिटल उसने बोला है कमेंट वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो दिस कैटेगरीज रिगिडली। तो फ्रेंड्स, ये कैपिटल का हमने अभी भी बात किया था, 6 टाइप की कैपिटल हमारी थी। कौन कौन सी बोलिए फटाफट? फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, देन ह्यूमन, देन सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, और लास्ट वेरी गुड जो हमारी नेचुरल कैपिटल है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो उनके बारे में तो वो अपने डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स। कैन अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एज पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क? तो फ्रेंड्स ये भी एक नोट लगा दीजिए आप। दीज रिपोर्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, वैसे तो दीज रिपोर्ट आर मेनली फॉर प्राइवेट सेक्टर,
एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है, दीज रिपोर्ट जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है वो मेनली फॉर प्राइवेट सेक्टर है एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ कंपनी कैन ऑल्सो मेक सच रिपोर्ट। क्योंकि दिक्कत क्या है भाई, आप ज्यादा दिखा रहे हो तो अच्छी बात है ना यार। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मतलब आपका क्लियरिटी दिखा रहे हो, आप पूरी पिक्चर बता रहे हो, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ में, एनुअल रिपोर्ट के साथ में आप ये भी दिखा रहे हो, तो इट्स गुड। सो आप बोल सकते हो कि ये जो है नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है वो हम एनपीओ जो है उनको भी दिखा सकते हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है वो भी दिखा सकती हैं, बट मेनली ये प्राइवेट सेक्टर एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो इसका आंसर भी हमारा यही हो जाएगा कि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए मेन है, बट प्रॉफिट मेकिंग भी इसको बना सकती है। फिर लास्ट, कैन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बी डन ऑन कंप्लायंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल लॉ टू प्रिपेयर मैनेजमेंट कमेंट्री और अदर रिपोर्ट्स। बिल्कुल बना सकती है फ्रेंड्स। ये देखो, इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है इसको बनाने के लिए बेसिकली सब लॉ इकट्ठे आ गए हैं, या आप बोलो सारी गाइडलाइंस आ गई है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, इवन इसके अंदर लोकल लॉ भी आ गया है। तो इसके लिए लोकल लॉ के जो बेस है वो भी हम यहां पर दिखा सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर कंप्लायंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल लॉ, डेफिनेटली कंप्लायंस ऑफ द लोकल लॉ का उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए और वो भी हमको दिखाना चाहिए, बराबर। तो फिर भी एक बार इनका आंसर क्या है अपन उसके ऊपर देख लेते हैं। थर्ड आंसर, an integrated reporting may be prepared in response to existing compliance requirement. For the example, an organization may be required by local law to prepare a management commentary or other report that provides context for its financial statement. If the report is also prepared in accordance with the framework, it can be considered an integrated report. If the report is required to include specific information beyond the requirement of this framework, the report can still be considered an integrated reporting. उसने बोला है ना कि आप जो भी आपको कंटेंट लगते हैं सब दिखा सकते हो, if that other information does not obscure the concise information required by the framework. तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन है अगर वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो कंसेस करके भी उसको दिखाया जा सकता है। इवन ये जो रिपोर्ट है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स के अंदर वो भी आप एक लिख दीजिए छोटा सा, नोट नंबर 3, फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इसके अंदर क्या है कि ऑल मटेरियल फैक्ट शुड बी रिपोर्ट, माने मटेरियल फैक्ट सब रिपोर्ट हो जाने चाहिए। मटेरियल फैक्ट मतलब होता है मेन फैक्ट, बराबर। फिर इट शुड बी कंप्लीट रिपोर्ट होना चाहिए, ये पार्ट रिपोर्ट नहीं चलेगी, इसमें इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये रिपोर्ट बहुत ही कंसाइल होना चाहिए और बहुत ही समरी होनी चाहिए, बराबर। सो इट शुड बी समराइज बट कंप्लीट, समराइज भी हो और कंप्लीट भी हो, माने आपको छोटा से छोटा बनाना है। जिससे क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए भी आप देखो, आप जब किसी बड़े आदमी के सामने अपना प्रेजेंटेशन करने जाओगे, कोई बड़ा इन्वेस्टर के सामने, तो दे डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि आपके सामने वो घंटा भर 2 घंटा भर बैठे हुए हैं। दे कैन गिव यू मैक्सिमम हाफ एन आवर, मैक्सिमम 45 मिनट। तो अभी 45 मिनट के अंदर आपको सब कुछ देना है, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि रिपोर्ट कंसाइल भी हो और सब कुछ कवर कर ले, क्योंकि अगर वो सब कुछ कवर नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और अगर वो कंसाइल नहीं हुआ तो वो आदमी के पास टाइम नहीं होगा। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा बना के देना है जिससे सब इंफॉर्मेशन भी कवर हो जाए और वो कंसाइल भी हो, बराबर है। सो ये फीचर है, बेसिकली आप फीचर की तरह दिखा सकते। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा यहां पर फाइनेंशियल रिपोर्ट कैन बी प्रेजेंट विथ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, मान इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के साथ ही आप फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दीजिए, आप फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट दे दीजिए, और you can prepare या give separate integrated report।
माने आप चाहो तो उसको साथ में बना के दे दो फाइनेंशियल रिपोर्ट के, या आप चाहो उसका एक पार्ट अलग से ही बना दो तो भी चलेगा, बराबर। और ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जो है इट्स बेनिफिशियल या बेनिफिट टू ऑल इन्वेस्टर। किस किस को बेनिफिट करेगा? अरे नॉलेज तो सबको हेल्प करेगा ना, इन्वेस्टर को डेफिनेटली हेल्प करेगा, स्टेक होल्डर जिसको हम बोलते हैं, बराबर। इसके हाथ में हमारे कस्टमर को हेल्प करेगा, कस्टमर को पता चलेगा हम किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, हमारे सप्लायर को पता चलेगा हम किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये लोग ठीक हैं कि नहीं है, इनका क्या फ्रेमवर्क है, क्या सिस्टम है उनका। जैसे आज काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं जाते हैं, लेकिन उनके खुद की अपने आप में एक गवर्नमेंट है। जैसे मैं राधा स्वामी का फॉलोअर हूं, तो आप देखना राधा स्वामी का जब भी सत्संग होता है कोई ऐड नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लाखों आदमी वहां पहुंचते हैं। तो वो कैसा है? वो एक अलग ही उनका जो बोलता ना कि कैपिटल है, जिसके थ्रू एक बार वहां कोई पहुंच जाता है तो दोबारा आने की अपने आप इच्छा होती है, क्योंकि वहां बिजनेस नहीं होता है, वहां पर एक्चुअली पीस जो आपको रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में बताते हैं। सो ये ऐसी चीज है कि जो सप्लायर है, गवर्नमेंट है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, और उस बेनिफिट का जो पर्पज है वो आपके फीचर के अंदर हम डाल सकते हैं, राइट। तो इनडायरेक्टली वो फीचर जैसा हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जिसके अंदर लोकल लॉ और हम जो भी चाहें वो सब इंक्लूड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये एक छोटा सा मैंने आपको लेक्चर दिया इंटरेक्चुअल अपना इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के ऊपर। एंड फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आज मैं कई बार सोचता था कि कई ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है सर हम क्या करने जाएं, हम कैसे सामने वाले को प्रेजेंट करें, या जो इन्वेस्टर है उसको कैसे हम रिझाएं, या जो गवर्नमेंट है उसको हम कैसे बोलें कि साहब हमारे पास आइडिया है, हमको पैसा दीजिए। तो आइडिया होते हुए वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और गवर्नमेंट में जब वो कुछ देने जाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उस आइडिया को लेकर गवर्नमेंट का ही कोई आदमी उसमें स्टार्ट कर देता है, या आप बोल सकते हो उस आइडिया को लेकर कोई और आपका फायदा उठा लेता है। तो आप डायरेक्टली उसका फायदा ले सकते हो। मेरा जो टारगेट था मेरा 30-35 मिनट का था, बट मैंने फिर भी 1 घंटे तक इस लेक्चर को ले गया, ओनली बिकॉज कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपको मेंशन करना अगर अच्छे से आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप हर चीज को, क्योंकि ये अपने आप में प्रेजेंटेशन करने का भी तरीका होता है। आज देखिए आप अपने बारे में क्या किसी को बता सकते हो, उस पर भी ये बहुत डिपेंड करता है। तो आप अपने बारे में क्या बता रहे हो किसी को, अगर आप अपने बारे में सब कुछ इस तरीके से बता सकते हो कि उसको आपका एबीसीडी से लेकर XYZ तक सब पता चल जाए एक छोटे से एक्सप्लेनेशन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग उसी के बारे में बोलता है कि आपको अपने फाइनेंशियल टर्म तो बतानी है, आपको बोलना तो है कि हाँ भाई मैं एक एजुकेटेड हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन इसके साथ में तुम्हारी अलग खूबी भी बतानी है जो कि हर एक इंसान के अंदर होती है। और कई खूबियां लोगों को पता भी चल जाता है, कई नहीं पता चल जाती हैं, उनको दिखाना ही इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का पर्पज है। हमारे बिजनेस में भी उन खूबियों को दिखाना है, और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी बेटा इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जितना भी चाहो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आप अगर बराबर से बनाना सीख गए हो तो आपको बिजनेस में एंटर करने में, नया स्टार्टअप करने में कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। और सबका एक ही पर्पज है कि ये जो हमारे पास सब कुछ है, कि हमारे दोस्त हैं जो सबसे बड़ी एसेट्स है हमारी, उन दोस्तों को भी हमको दिखाना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना के दिखाना हो, चाहे आप नेचुरल प्रॉपर्टी बना के दिखाओ, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स बना के दिखाओ, या आप सोशल और आपके रिलेशनशिप करके दिखाओ, लेकिन ऐसा तरीके से दिखाओ जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि हम बहुत बड़े धनी हैं। भले हमारे पास दिखाने का पैसा नहीं है, लेकिन अंदर से हम बहुत बड़े धनी हैं। यस और नो फ्रेंड्स? सो थैंक यू सो मच। ये नोट्स आप पक्का बना लेना, करीबन 4 पेज के आपके नोट्स बनेंगे, जो आपके बुक में अराउंड 20-25 पेज दिए हुए हैं। आपके 4 पेज के नोट बनेंगे, जिसके अंदर 1.5 पेज 2 पेज तो मैंने भरवा दिया है, 2-3 चीज मैंने आपको जो बोल दिया उनको लिख लेना, दैट्स मोर इनफ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।